Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 10th history, chapter number 2, nationalism in India. This is lecture number first of this chapter. Let's start today's first topic. तो हमारा आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें यूरोप में, इससे पहले हमने एक चैप्टर में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि यूरोप में नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे लोग, जिसके लिए उनके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा बढ़ा और उस तरह से उन्होंने मोनार्चिकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज में मोनार्चिस ने ही ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली और उन्होंने नेशन स्टेट्स बनाई। लेकिन इंडिया में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। इंडिया जो कि एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, और हर तबके के लोग किसी न किसी तरह से सप्रेस हो रहे थे कॉलोनियल पीरियड के अंडर में। अगर हम बात करें, जो ट्राइबल पीपल थे, जो जंगलों में रहते थे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, तो वो वहाँ उसकी उस तरफ से हम कह सकते हैं सप्रेस हुए। इसी तरह से जो फार्मर्स वगैरह थे, उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह देना पड़ता था। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं इंग्लैंड के अलग-अलग शहरों जैसे मैनचेस्टर वगैरह से जो इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया में आती थी, उसकी वजह से जो हम कह सकते हैं इंडियन क्राफ्ट्सपर्सन वगैरह जो थे, वो सप्रेस हो रहे थे। तो इस तरह से हमें देखा कि सोसाइटी के हर तबके को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँच रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये सारे तबके मिले, तो इनमें जो नेशनलिज्म का जज्बा बढ़ा, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी लोग कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे कॉमन एनिमी एक ही है, वो है हमारे जो यहाँ पे कॉलोनियल मास्टर्स है, ब्रिटिशर्स है। उसके बाद इन सभी तबकों को मिलाने का काम महात्मा गांधी ने किया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े, और ये सभी हम कह सकते हैं जो सभी तबके थे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्प्रेड जो है, ये मूवमेंट अलग-अलग इलाकों में फैला, जिसकी वजह से अलग-अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को जॉइन किया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट उसके बाद लॉन्च हुआ। यहाँ पे अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वो जो लड़ा गया था, उसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च हुआ, क्योंकि ये जो वार था 4 साल से भी ज़्यादा वक़्त तक चला, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, उनको इंक्रीज़ किया। इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया उसी दौरान, वार के दौरान ही, और इसके अलावा जो प्राइसेज़ थे गुड्स के, वो डबल हो गए, और बहुत सारी जगहों पे जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया विलेजेस में, ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे क्रॉप्स फेल हुए, जो कि हम कह सकते हैं अलग-अलग वजूहात की वजह से हुए। उसके बाद एक बीमारी फैली, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसकी वजह से कहा जाता है कि तकरीबन 9 मिलियन लोग मतलब हम कह सकते हैं मर गए। तो ये सभी जो चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हुई, और उसके बाद भी लोगों को लगने लगा था कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी, सॉल्व होंगी, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली गई। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह डाउन हो गए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वजह से भी जो लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफ़रत थी, वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा मिला। इसके बाद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अगर हम बात करें, ये सत्याग्रह मूवमेंट, इसके ये 2 वर्ड से निकला है। सत्या मीन्स ट्रुथ एंड ग्रह मीन्स पाथ, सच्चाई का रास्ता जिसे हम कह सकते हैं। ये मूवमेंट जो है, या ये जो सत्याग्रह का रास्ता है, ये महात्मा गांधी ने कहा था चुनने के लिए। अगर महात्मा गांधी की बात करें, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, उनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। अगर हम बात करें 1869 में पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का, और 12 साल की उम्र में इनकी शादी हुई कस्तूरबा गांधी के साथ। और उसके बाद ये
जो अर्ली एजुकेशन हासिल करने के बाद ये बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ पे इनर टेम्पल कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद ये वापस आए। 2 साल तक पढ़ाई, हम कह सकते हैं जो ये बार एसोसिएशन में काम करना चाहते थे, तो यहाँ पे उनका करियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए। तो साउथ अफ्रीका में हम बात करेंगे तकरीबन 21 सालों तक ये वहाँ पे रहे, 21 ईयर्स तक ये वहाँ पे रहे। और वहाँ पे भी जो इंडियंस वगैरह थे जो स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, जिनको इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के अंडर में वहाँ पे लिया गया था, तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की इजाज़त नहीं थी। और अगर वहाँ पे कोई कंटिन्यू रहना चाहता था तो उसको भी कहा जाता था कि आपको इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम में और 2 साल देने हैं। तो उनके लिए इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट किया जो कि पूरी तरह से नॉन वायलेंट था। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारी डिमांड सही है, हम सच्चाई पे है, तो हमें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और जब साउथ अफ्रीका में इन्हें लगा कि हमने जीत हासिल की है, उसके बाद जनवरी 1915 में ये इंडिया पहुँचे। तो इंडिया में भी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे नेशनल लेवल पे। लेकिन उसके लिए इसको हम कह सकते हैं लोगों की पहचान वगैरह की ज़रूरत थी। लोग इसको मानने चाहिए थे ताकि लोग इसके बात को माने और उसके बाद इसके पीछे-पीछे उस मूवमेंट पे शुरू हो जाए। अगर हम बात करें, पहले-पहले गांधी जी ने कुछ लोकल मूवमेंट से शुरुआत की। 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है, वहाँ पे पीसेंट स्ट्रगल कर रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशंस के अंडर में। जो प्लांटेशन ओनर्स थे, जिनमें से मैक्सिमम ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वहाँ पे प्लांटेशंस बनाई थी जो पीसेंट्स को अपनी मर्जी की क्रॉप्स नहीं उगाने देते थे। और दूसरा, पीसेंट्स को बहुत कम पैसे देते थे। तो उसकी वजह से राजकुमार शुक्ला, एक बिहार चंपारण से एक आदमी गांधी जी के पास आया ताकि वो उनकी मदद करे। तो गांधी जी ने वहाँ पे एक कमेटी बिठाई जिसके बाद वहाँ पे जो कल्प्रिट्स है वो प्लांटेशन ओनर्स को पाया गया। और उसके बाद चंपारण में जो पीजेंट्स थे उनकी स्ट्रगल खत्म हुई। उसके बाद उसी साल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का था, वहाँ पे क्रॉप्स फेल हुए थे, तो वहाँ के लोग चाहते थे कि उनका रेवेन्यू माफ हो या उनका रेवेन्यू कम किया जाए। तो उसके बाद गांधी जी ने वहाँ पे भी उन लोगों की मदद की और उसके बाद वहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई। तो 1918 में महात्मा गांधी ने जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे, जो वर्कर्स वहाँ की इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी वेजेस या तनख्वाह जो थी वो बहुत कम थी। उसके बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ वहाँ पे हड़ताल करना चाहते थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे भी फास्ट अनटू डेथ का फैसला किया। और उसके बाद वहाँ के मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने 35% वेजेस जो मजदूरों के हैं वो बढ़ा दिए। लेकिन अभी भी गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि मैं नेशन वाइड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करूं। उसके बाद उनके पास एक, हम कह सकते हैं, एक सिचुएशन आई जिसके तहत उन्होंने नेशन वाइड स्ट्रगल लॉन्च करने की कोशिश की। तो आइए पढ़ते हैं वो टॉपिक भी। रॉवलट एक्ट। तो रॉवलट एक्ट वो एक्ट था, अगर हम बात करें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसमें इंपीरियल हाउस में हम कह सकते हैं जो कि ब्रिटिश मेंबर्स उसमें थे, उन्होंने हरीडली एक पास लॉ किया जिसको रॉवलट एक्ट ऑफ 1919 बोलते हैं, जिसके तहत कोई भी इंसान अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह लॉन्च करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता और 2 साल तक उसको जमानत नहीं मिलती। तो ये इंडियंस ने पाया कि एक ब्लैक एक्ट है, इसको पास नहीं होना चाहिए था। और जो इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनको पता भी नहीं था इस लॉ के बारे में। उसके बाद गांधी जी ने 6 ऑफ अप्रैल को जो हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट की कॉल दी। उसके बाद 1919 में लोगों ने, मतलब हम कह सकते हैं महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि हमें एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करना है। तो इस तरह से जो लोग थे वो काफ़ी जागरूक हुए कि ये जो ब्लैक लॉ है इसके खिलाफ हमें जाना चाहिए। तो लोगों ने, जो लोकल लीडर्स वगैरह थे, हम कह सकते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके तहत रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की गई, रेलवेज ने स्ट्राइक की, शॉप्स वगैरह क्लोज किए गए। और उसके बाद गवर्नमेंट की रिएक्शन जो थी वो, गवर्नमेंट जो थी वो समझती थी कि अगर ये प्रोटेस्ट्स वगैरह इसी तरह से चले तो हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो उन्होंने लोकल लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया, खासकर अमृतसर में। तो गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर होने से रोका गया। उसके बाद
जो मॉब अटैक्स वगैरह थे, हम कह सकते हैं लोगों पर जो गवर्नमेंट फोर्सेस ने उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह करना शुरू किया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है धीरे-धीरे सबसे ज़्यादा अमृतसर के पास चलने लगा, क्योंकि वहाँ पे जो सैफुद्दीन किचलू वगैरह उनके लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। तो ये जलियांवाला बाग हम कह सकते हैं कि ब्राउलट एक्ट जब चल रहा था, उसके बाद बहुत सारे लीडर्स अमृतसर में गिरफ्तार किए गए थे, तो जलियांवाला बाग भी अमृतसर में ही है। तो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोलियाँ वगैरह चलाई गई थी, जिसके बाद लोगों और पुलिस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट फोर्सेस ने वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था। जिसके तहत हम कह सकते हैं 2 या 4 लोग एक साथ वहाँ पे किसी भी जगह पे जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन गाँव में जो लोग थे उनको पता नहीं था इस मार्शल लॉ के बारे में। तो उस दौरान बैसाखी का त्योहार भी चल रहा था और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी जलियांवाला बाग में जमा थे। तो वहाँ पे जनरल डायर जो थे, वो अपनी आर्मी के साथ आए और उन्होंने हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग के सारे एंट्रेंसेस को बंद किया और उनके पास तकरीबन 1600 के आस-पास बुलेट्स थी। उन्होंने वो सारे लोगों पे एग्ज़ॉस्ट की और तकरीबन 5000 लोग उस बाग में जमा थे। जब वहाँ पे हर जगह से गोलियाँ चलनी शुरू हो गई, तो सैकड़ों लोग वहाँ पे मारे गए और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। उसके बाद आप सबको पता ही है कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने क्लैशेस किए, पुलिस के साथ बहुत सारी जगहों पे क्लैशेस हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया गया और गवर्नमेंट फोर्सेस ने कोशिश की कि इस कोशिश को ये जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं इसको सप्रेस किया जाए। बहुत सारी जो जगहों पे लोगों के साथ हम कह सकते हैं ह्यूमिलिएशन का सामना लोगों को करना पड़ा। उनको अपनी नोज़ जो है रब करनी पड़ी ग्राउंड के साथ और जो सोल्जर्स वगैरह थे या साहिब उनको सलाम करनी पड़ी। तो उसके बाद गांधी जी को जब लगा कि बहुत सारे लोग इसमें मर सकते हैं तो उन्होंने इस मूवमेंट को ऑफ किया, बंद किया। उसके बाद गांधी जी ने क्या सोचा? गांधी जी ने सोचा कि इस तरह का मूवमेंट अगर हमें फ्यूचर में अ, हम कह सकते हैं लॉन्च करना है तो उसमें हमें मुसलमानों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुसलमानों के साथ मिलकर हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना होगा। तो उसी दौरान खिलाफत इश्यू चल रहा था। अगर हम बात करें ऑटोमन टर्की, जो टर्की पे हुकूमत रूल कर रही थी, जो डायनास्टी रूल कर रही थी, उनको ऑटोमन्स कहते थे। जब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक़्त जो टर्की का रूलर था, उसको खलीफा का टाइटल दिया गया था, जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स की तरफ से टर्की लड़ रहा था, तो उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें अलाइड पावर्स की जीत हुई जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए था। अब मुसलमानों को डर सताने लगा कि खलीफा का जो टाइटल है वो एबॉलिश किया जाएगा और शायद जो टर्की है उसके साथ एक हार्श ट्रीटी की जा सकती है। अब बॉम्बे में जो मुसलमान थे उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा खिलाफत कमेटी, जिसके जो फाउंडर्स थे अली ब्रदर्स थे, जिसमें से एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। अब ये जो दोनों ब्रदर्स थे ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत इंडिया पे रूल कर रही है हम इनको बताएं कि टर्की के साथ मतलब हम कह सकते हैं हार्शली ट्रीट ना करे और वहाँ का जो खलीफा है उसका टाइटल ख़त्म ना किया जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ उस वक़्त टर्की का जो रूलर था उसका नाम था अब्दुल मजीद सानी और अब्दुल मजीद सेकंड। अ, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि अब मुसलमानों के साथ इस मूवमेंट में हम शरीक हो जाए और एक बहुत बड़ा मूवमेंट ब्रिटिशर्स के साथ लॉन्च किया जाए, जिसके बाद हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया छोड़कर चले जाए। उसके बाद अगर हम बात करें शौकत अली और मोहम्मद अली जो है वो 1920 में तकरीबन हर गांव हर इलाके में उन्होंने जाने की कोशिश की ताकि वो लोगों को समझाए कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है या हम कह सकते हैं सत्याग्रह मूवमेंट है हमें किस तरह से लॉन्च करना है। उन्होंने लोगों को बताया कि जो
ये मूवमेंट है, हमें इसमें बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स करना है, हमें फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको नहीं खरीदना है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिशर्स ने बनाई है, उनको लीव करना है। अगर हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में, हमें वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। आगे अगर हमें ब्रिटिशर्स ने कोई टाइटल दिया है, हमें वो टाइटल भी छोड़ना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो इस दौरान अगर मैं 2 टाइटल्स की बात करूँ, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको सर का टाइटल दिया गया था, उन्होंने वापस दिया। इसी तरह से गांधी जी जब बोर वार चल रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे उन्होंने जो स्ट्रेच एम्बुलेंसेस थे, उनमें उन्होंने स्ट्रेचर्स या जो हम कह सकते हैं उनको अप्लाई किया था, जिसके तहत वो बीमारों की मदद करते थे। उसके लिए केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था गांधी जी को, तो उन्होंने वो टाइटल वापस किया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च हुआ 1921 जनवरी में। तो उसमें जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने टाउन्स में क्या किया, टाउन्स में उन्होंने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उन्होंने वो सारे छोड़ दिए। दूसरा, टीचर्स, हेडमास्टर्स वगैरह ने अपनी जॉब छोड़ दी। जो लॉयर्स वगैरह थे, उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, उन्होंने कोर्ट्स छोड़ दिए जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे। उसके बाद ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें जो हम कह सकते हैं फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल बंद किया गया। तो बहुत सारी जगहों पे जो फॉरेन क्लॉथ है उसको जलाया गया। पिकेटिंग ऑफ ये जो हम कहते हैं लिक्वर शॉप्स की एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया। तो बहुत सारी जगहों पे अब गांधी जी ने लोगों को समझाया कि हमें जो यहाँ पे स्वदेशी कपड़ा है, खादी का कपड़ा जो हम खुद बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये मूवमेंट जल्द ही सिटीज़ और टाउन्स में कम होने लगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ी थी, उनके लिए कोई कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उनको उनके पास इंडियंस ने कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, इसलिए उन्होंने वापस स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जॉइन की। टीचर्स वगैरह, ये जो लॉयर्स वगैरह थे, उन्होंने भी प्रैक्टिसेस वापस जॉइन की। उसके बाद अगर हम फॉरेन क्लॉथ की बात करें, वो यहाँ के लोगों को सस्ता पड़ता था एज़ कम्पेयर टू खादी। तो उन्होंने फिर से फॉरेन क्लॉथ को हम कह सकते हैं इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 तक चला। इस दौरान जो हम कह सकते हैं इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ वगैरह था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। उसके बाद रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो 1920 समर में जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो अवध, हम कह सकते हैं यूपी का जो एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद वगैरह आते हैं, उसको अवध बोलते थे, उस इलाके को। तो वहाँ पे बाबा रामदेव एक सन्यासी थे, जिन्होंने एज एन इंडेंचर्ड लेबर फिजी में काम किया था। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम क्या था? ब्रिटिशर्स यहाँ के गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर कहते थे कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 5 साल तक आपको दूसरी जगह पे आना है काम करने के लिए, उसके बाद 5 साल बाद हम आपको वापस छोड़ देंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में कॉलोनीज़ बनाई थी। वो उनको कभी-कभी लगता था कि हमें जो लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेबर्स कहाँ से लाएँगे? तो उन्होंने इंडिया में देखा कि कौन से गरीब लोग हैं, तो उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से जो बाबा रामदेव थे, इन्होंने बाबा रामचंद्र, इन्होंने यहाँ फिजी में अपना इंडेंचर्ड लेबर का ये जो पीरियड है वो ख़त्म किया था, उसके बाद वो वापस आए थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने समर 1920 में पहली अवध किसान सभा बनाई। उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर 300 अलग-अलग किसान सभास बनी अवध और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में। अब ये जो हम कह सकते हैं जो जो कंट्री साइड में लोग रह रहे थे, अवध में लोग रह रहे थे, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि जो लोकल ताल्लुकदार्स है या जो लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, इनके साथ हम बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें, नाई-धोबी बंद करें। इनको जो ये नाई, हजाम वगैरह बेचते थे या हम कह सकते हैं वॉशरमैन बेचते थे, हम वहाँ पे उनके पास वो नहीं भेजेंगे। दूसरा, बेगर सिस्टम को एबॉलिश किया जाए। बेगर सिस्टम क्या था? जो अवध में छोटे-छोटे पीज़ेंट्स थे, जिनके पास हम कह सकते हैं लैंड अपनी नहीं होती थी, तो वो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे रेंट पे लैंड लेते थे और उसके बाद उनको वो रेंट देते थे। लेकिन इन्हें इन्हें क्या लगा, इन्हें लगा कि जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ये इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इन पीज़ेंट्स से रोड्स बनवाते हैं, अपने खेतों में काम करवाते हैं और उसकी सैलरी वगैरह नहीं देते हैं, तो उसको बेगर बोलते थे। तो ये उस बेगर को भी एबॉलिश करना चाहते थे। और तीसरा ये चाहते थे कि इनकी रेंट वगैरह जो माफ़ हो, क्योंकि
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स थे वो कम हो गए थे। इनके मतलब हम कह सकते हैं जो फूड ग्रेन्स थे उनको कोई खरीदने वाला भी नहीं था। तो इस तरह से ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इन्होंने जो ये मूवमेंट किया था कि रिडक्शन इन रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसर्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे इन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट्स वगैरह किए, इन्होंने ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के घरों पे अटैक किया और उनकी ज़मीन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें इन्होंने गांधी जी का नाम भी इन्वॉल्व किया कि हमें गांधी जी ने बोला है ऐसा करने को। उसके बाद ट्राइबल पीपल जैसे कि महात्मा गांधी के अंडर में जो ट्राइबल लोग थे, गौतम हिल्स की एग्जांपल लेते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे उनका लीडर था लोरी सीताराम राजू, जिसके पास काफ़ी मिरेकलस पावर्स थे। तो कहा जाता था कि किसी भी बीमारी का इलाज उनके पास था, यहाँ तक कि अगर किसी को गोली भी लगनी थी तो वो भी ठीक हो जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें, लोरी सीताराम राजू ने गांधी जी की कॉल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी कहा कि हमें ये जो बायकॉट फॉरेन गुड्स है उनका बायकॉट करना चाहिए, देसी चीज़ें हमें खादी वगैरह ही पहननी चाहिए। लेकिन नॉन कोऑपरेशन जो है उसके हम नॉन वायलेंस जो है उसके साथ हम गांधी जी का सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है तो हमें वायलेंस करनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, उन्होंने अलग-अलग पोस्ट्स पे ब्रिटिशर्स के अटैक किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वापस रिटेलिएट किया और उसके बाद 1924 में अलाउद्दीन सीताराम राजू को पकड़कर मार डाला गया। और स्वराज प्लांटेशन, तो प्लांटेशन वर्कर्स जो बहुत सारी प्लांटेशंस वगैरह बनाई गई थी, चाय के बागात वगैरह आसाम साइड में बनाए गए थे, उनमें लैंड पीजेंट्स को काम पे लिया गया था। लेकिन 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था उसके तहत ये वर्कर्स अपनी मर्जी से घर नहीं जा पाते थे। लेकिन जब इन्होंने भी स्वराज की कॉल सुनी, नॉन कोऑपरेशन की कॉल सुनी, तो इन्होंने भी प्लांटेशन छोड़ने का फैसला किया और ये जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पे भी हड़ताल थी और ये वहीं पे फंस गए। अब इनके पास एक कह सकते हैं यहाँ पे एक आशा आई थी कि जो गांधी जी है वो हमारे गांव में हमें हमारे बीच में जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइबल्स थे या प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनमें स्वतंत्र भारत या हम कह सकते हैं यूनाइटेड भारत का मतलब कंसेप्ट आया था। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर के पास एक जगह है जहाँ पे पुरअमन जलसा चल रहा था, तो वहाँ पे उस पे पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और लाठीचार्ज किया, जिस पर लोग गुस्से में आए और उन्होंने पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया, उसको लॉक किया और उसके बाद उसको आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। उसके बाद गांधी जी ने जब इसके बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है बहुत सारी जगहों पे वायलेंट हो चुकी है, तो अब अगर ब्रिटिशर्स वापस रिटेलिएट करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, गांधी जी ने इस मूवमेंट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए नाम रखा था क्योंकि उन्होंने 1909 में एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं तो ये हमारी कोऑपरेशन की मदद से कर रहे हैं। अगर हम इनके साथ 1 साल भी नॉन कोऑपरेट करेंगे तो हम इनको हरा सकते हैं और ये इंडिया छोड़कर भाग जाएँगे। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जॉइन करते समय जब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ मिलकर जो हम कह सकते हैं खिलाफत इशू को भी इसके साथ जोड़ेंगे, तो कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। लेकिन गांधी जी ने उनको कन्विंस किया था। उसके बाद ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। अब अगर हम बात करें जो इस मूवमेंट के बाद हुआ, जब ये मूवमेंट बंद हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बहुत सारी जगहों पे जो हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में वापस एंट्री करनी चाहिए, वापस ज्वाइन होना चाहिए, ताकि हम काउंसिल्स के अंदर ही चेंज ला सके। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें और रेडिकल मूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह के मूवमेंट्स आगे भी करने का इरादा था, लेकिन फ़िलहाल ये मूवमेंट बंद हो गया था। अगर 1920 दिसंबर की बात करें तो वहाँ पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात चल रही थी, तो उस वक़्त मैक्सिमम कंट्रीज़ सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शन में, लेकिन मद्रास में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जो नॉन ब्राह्मण्स की थी। उन्होंने इस उम्मीद में काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया क्योंकि उन्हें लगा था कि हमेशा ब्राह्मण्स ही उस
काउंसिलर्स में चुने जाते हैं, इसलिए हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से 1922 से लेकर 1928 तक बाहर रहे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एंड ऑफ अनटचेबिलिटी पे काम करूंगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी टॉपिक्स हम लेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।